आप नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी खोक बाबू की वापसी खोका बाबूरा प्रत्यावर्ताना सुनने जा रहे हैं। खोक बाबू की वापसी प्रथम परिच्छेद। रायचरण जब बाबू के घर पहली बार नौकरी करने आया था तब उसकी उम्र 12 वर्ष थी। जिला यशोर में उसका घर था। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और श्याम वर्ण वाला बालक। जाति से कायस्थ था, उसके मालिक भी कायस्थ थे। बाबू के 1 साल के शिशु की देखरेख और पालन पोषण में सहायता करना उसका मुख्य कर्तव्य था। वो शिशु समय के साथ रायचरण की गोद छोड़कर स्कूल छोड़कर कॉलेज और अंततः कॉलेज छोड़कर मुंसिफी न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। रायचरण अब भी उनका नौकर है। उसका एक और मालिक बढ़ गया है। मालकिन घर आ गई हैं, इसलिए अनुकूल बाबू पर रायचरण का पहले जितना अधिकार था उसका अधिकांश हिस्सा नई मालकिन के हाथ में चला गया है। लेकिन मालकिन ने रायचरण का पिछला अधिकार जितना कम किया उसे एक नए अधिकार से काफी हद तक पूरा भी कर दिया। अनुकूल का एक पुत्र संतान कुछ ही समय पहले जन्मा है और रायचरण ने केवल अपनी कोशिश और लगन से उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो उसे इतने उत्साह के साथ झुलाने लगा है, इतनी निपुणता के साथ उसे दोनों हाथों से पकड़कर आकाश में उछालता है, उसके चेहरे के पास आकर इतनी जोर जोर से सिर हिलाता है और बिना किसी उत्तर की अपेक्षा किए ऐसे अर्थहीन और असंगत प्रश्न सुर लगाकर शिशु से करता है कि यह छोटा अनुकूल रायचरण को देखते ही पुलकित हो उठता है। अंततः बच्चा जब रेंगते हुए हमगुड़ी देकर बहुत सावधानी से चौखट पार करता था और कोई पकड़ने आता तो खिलखिलाकर हंसते हुए सुरक्षित स्थान पर छिपने की कोशिश करता था, तब रायचरण उसकी असाधारण चतुराई और विचार शक्ति देखकर चकित रह जाता था। वो गर्व और विस्मय के साथ माँ के पास जाकर कहता, माँ, तुम्हारा लड़का बड़ा होकर जज बनेगा, 5,000 रुपये कमाएगा। रायचरण की समझ से परे था कि दुनिया में और कोई मानव संतान इस उम्र में चौखट लांघने जैसी असंभव चतुराई का परिचय दे सकती है। केवल भविष्य के जजों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अंततः शिशु जब डगमगाते हुए चलने लगा तो वह एक अद्भुत घटना थी, और जब उसने माँ को माँ, बुआ को पिची और रायचरण को चना कहकर संबोधित किया तब रायचरण ने उस अप्रत्याशित समाचार की घोषणा हर किसी के सामने करना शुरू कर दिया। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि माँ को माँ कहता है, बुआ को पिची कहता है, लेकिन मुझे चना कहता है। वास्तव में शिशु के दिमाग में ये बुद्धि कैसे आई, ये कहना कठिन है। निश्चित रूप से कोई वयस्क व्यक्ति कभी ऐसी अलौकिकता का परिचय नहीं देता, और यदि देता भी तो उसके जज बनने की संभावना पर जनमानस में संदेह उत्पन्न हो जाता। कुछ समय बाद रायचरण को मुंह में रस्सी बांधकर घोड़ा बनना पड़ा और पहलवान बनकर उसे शिशु के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती थी, और यदि वो हारकर जमीन पर न गिरे तो भारी संकट खड़ा हो जाता था। इसी समय अनुकूल का तबादला पद्मा नदी के किनारे बसे एक जिले में हो गया। अनुकूल अपने शिशु के लिए कलकत्ता से एक हाथ गाड़ी ठेला गाड़ी लेकर आए। साटन की कमीज, सिर पर जरी की टोपी, हाथ में सोने के कंगन और पैरों में पायल पहनाकर रायचरण नवकुमार को सुबह शाम गाड़ी में बिठाकर हवा खिलाने ले जाता था। वर्षा ऋतु आ गई। भूखी पद्मा नदी बगीचों, गांवों और खेतों को एक एक ग्रास में निगलने लगी। रेतीले तटों के कास के वन और झांव के पेड़ पानी में डूब गए। किनारों के टूटने की निरंतर झुपाझुप आवाज और जल के गर्जन से दसों दिशाएं गूंज उठी और तेजी से दौड़ती फेन राशि नदी की तीव्र गति को प्रत्यक्ष कर रही थी। दोपहर के समय बादल छाए थे पर बारिश की कोई संभावना नहीं थी। रायचरण का मनमोजी छोटा मालिक किसी भी तरह घर में रहना नहीं चाहता था। वह गाड़ी पर चढ़कर बैठ गया। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी धकेलता हुआ धान के खेतों के किनारे नदी के तट पर पहुंचा। नदी में एक भी नाव नहीं थी, मैदान में एक भी आदमी नहीं था। बादलों की दरारों से दिखाई दिया कि दूसरी ओर के निर्जन रेतीले किनारे पर शब्दहीन दीप्ति के साथ सूर्यास्त की तैयारी हो रही है। उस स्तब्धता के बीच शिशु ने अचानक एक और उंगली का इशारा करके कहा, चना फूल। थोड़ी दूर पर सजल और कीचड़ भरी भूमि पर एक विशाल कदम के वृक्ष की ऊंची शाखा पर कुछ कदम के फूल खिले थे। शिशु की लालची दृष्टि उसी ओर आकर्षित हुई थी। 2-4 दिन पहले ही रायचरण ने उसे तीलियों से छेदकर कदम के फूलों की गाड़ी बना दी थी, जिसे रस्सी से खींचने में उसे इतना आनंद आया था कि उस दिन रायचरण को और लगाम नहीं पहननी पड़ी थी। वह घोड़े से सीधे सारथी के पद पर पदोन्नत हो गया था। कीचड़ रौंदकर फूल तोड़ने जाने की रायचरण की इच्छा नहीं हुई। उसने जल्दी से विपरीत दिशा में उंगली दिखाकर कहा, देखो वो देखो पक्षी, वो उड़ गया। आ रे पक्षी, आ। ऐसा निरंतर विचित्र शोर करते हुए वह तेजी से गाड़ी धकेलने लगा। लेकिन जिस लड़के के भविष्य में जज बनने की कोई संभावना हो उसे ऐसे सामान्य उपायों से बहलाने की आशा करना व्यर्थ था, विशेष रूप से जब चारों ओर ध्यान आकर्षित करने योग्य कुछ न हो और काल्पनिक पक्षी से अधिक देर काम नहीं चलता। रायचरण ने कहा, तो तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं झट से फूल तोड़ लाता हूं। खबरदार, पानी के पास मत जाना, कहकर उसने घुटनों तक कपड़े उठाए और कदम के पेड़ की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पानी के पास जाने से मना करके गया, शिशु का मन कदम के फूल से हटकर उसी क्षण पानी की ओर दौड़ गया।
उसने देखा कि पानी खल खल छल छल करते हुए भागा जा रहा है, मानो शरारत करके किसी बड़े रायचरण का हाथ छोड़कर 1 लाख शिशु प्रवाह हंसते हुए निश्चित स्थान की ओर तेजी से भाग रहे हों। उनके उस बुरे उदाहरण से मानव शिशु का चित्त चंचल हो उठा। वो गाड़ी से धीरे धीरे उतरकर पानी के पास गया, एक लंबी घास उठाकर उसे मछली पकड़ने की छड़ी मानकर झुककर मछली पकड़ने लगा। उग्र जलराशि ने अपनी अस्पष्ट ध्वनि में शिशु को बार बार अपने खेलघर में आमंत्रित किया। एक बार झप करके एक शब्द हुआ, लेकिन मानसून की पद्मा के किनारे ऐसे शब्द अक्सर सुनाई देते हैं। रायचरण ने अपनी झोली आंचल भरकर कदम के फूल तोड़े। पेड़ से उतरकर हंसते हुए चेहरे के साथ गाड़ी के पास आया तो देखा वहां कोई नहीं है। चारों ओर देखा, कहीं किसी का कोई निशान नहीं है। क्षण भर में रायचरण के शरीर का रक्त जम गया। समस्त संसार धुंधले धुएं की तरह लगने लगा। टूटे हुए दिल से उसने एक बार अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर पुकारा, बाबू, खोक बाबू, मेरे प्यारे दादा बाबू। लेकिन चना कहकर किसी ने उत्तर नहीं दिया। शरारत करते हुए किसी शिशु का कंठ हंस नहीं उठा। केवल पद्मा पहले की तरह छल छल खल खल करती हुई बहती रही, मानो वो कुछ जानती ही नहीं और पृथ्वी की इन सामान्य घटनाओं पर ध्यान देने के लिए उसके पास एक पल का भी समय नहीं है। शाम होने पर चिंतित माता ने चारों ओर लोग भेजे। लालटेन लेकर नदी किनारे आए लोगों ने देखा कि रायचरण आधी रात की तूफानी हवा की तरह पूरे मैदान में बाबू, मेरे खोक बाबू पुकारते हुए फटे गले से चिल्ला रहा है। अंततः घर लौटकर रायचरण धड़ाम से मालकिन के पैरों के पास गिर पड़ा। उससे जितना भी पूछा गया वो रोते हुए कहता, पता नहीं माँ। यद्यपि सबने मन ही मन समझ लिया कि यह पद्मा का ही काम है, फिर भी गांव के किनारे आए बेदियों बंजारों के एक समूह पर से संदेह दूर नहीं हुआ। और मालकिन के मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं रायचरण ने ही तो उसे चोरी नहीं किया। यहां तक कि उसे बुलाकर बहुत अनुनय विनय के साथ कहा, तू मेरे बच्चे को वापस ला दे, तू जितने पैसे चाहेगा तुझे दूंगी। ये सुनकर रायचरण ने केवल अपने माथे पर हाथ मारा। गृहस्वामिनी ने उसे दूर भगा दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी के मन से रायचरण के प्रति इस अन्यायपूर्ण संदेह को दूर करने का प्रयास किया था। उन्होंने पूछा था कि रायचरण ऐसा जघन्य कार्य किस उद्देश्य से कर सकता है। गृहस्वामिनी ने कहा, क्यों नहीं, उसके शरीर पर सोने के गहने थे। द्वितीय परिच्छेद। रायचरण अपने देश गांव लौट गया। इतने समय तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी और होने की विशेष आशा भी नहीं थी, लेकिन संयोगवश साल बीतने से पहले ही उसकी पत्नी ने अधिक उम्र में एक पुत्र संतान को जन्म देकर इस संसार से विदा ले ली। इस नवजात शिशु के प्रति रायचरण के मन में अत्यंत विद्वेष पैदा हो गया। उसने सोचा, यह मानो छल करके खोक बाबू का स्थान लेने आया है। उसने सोचा कि मालिक के एकमात्र पुत्र को पानी में बहाकर खुद पुत्र सुख भोगना एक महापाप है। यदि रायचरण की विधवा बहन न होती तो ये शिशु पृथ्वी की वायु अधिक दिनों तक नहीं ले पाता। आश्चर्य की बात यह थी कि यह लड़का भी कुछ समय बाद चौखट पार करने लगा और सभी निषेधों का उल्लंघन करने में कौतुकपूर्ण चतुराई दिखाने लगा। यहां तक कि इसकी आवाज, हंसने और रोने की ध्वनि बहुत कुछ उसी शिशु जैसी थी। एक एक दिन जब वह इसका रोना सुनता, रायचरण का दिल अचानक धड़क उठता। उसे लगता कि दादाबाबू रायचरण को खोकर कहीं रो रहे हैं। फैलना, रायचरण की बहन ने इसका नाम फैलना रखा था। समय आने पर उसने बुआ को पिची कहकर पुकारा। वो परिचित पुकार सुनकर एक दिन अचानक रायचरण को लगा, तो खोक बाबू मुझे छोड़ नहीं पाए, वे तो मेरे ही घर में आकर जन्मे हैं। इस विश्वास के पक्ष में कुछ अकाट्य तर्क थे। पहला, उसके जाने के तुरंत बाद ही इसका जन्म हुआ। दूसरा, इतने समय बाद अचानक उसकी पत्नी के गर्भ से संतान होना कभी भी पत्नी का स्वयं का गुण नहीं हो सकता। तीसरा, ये भी रेंगता है, डगमगाकर चलता है और बुआ को पिची कहता है। जिन लक्षणों के होने पर भविष्य में जज बनने की बात थी, उनमें से कई इसमें मौजूद थे। तब मालकिन के उस दारुण संदेह की बात अचानक याद आई। उसने विस्मित होकर मन ही मन कहा, आह, मां का मन जान गया था कि उसके लड़के को किसने चोरी किया है। तब इतने दिनों तक शिशु की जो अनदेखी की, उसके लिए उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह फिर से शिशु के मोह में पड़ गया। अब से रायचरण फैलना को ऐसे पालने लगा जैसे वह किसी बड़े घर का लड़का हो। साटन की कमीज खरीदी, जरी की टोपी लाया, मृत पत्नी के गहने गलाकर चूड़ियां और कंगन बनवाए। मोहल्ले के किसी लड़के के साथ उसे खेलने नहीं देता था। रात दिन वह खुद ही उसका एकमात्र खेल का साथी बना रहा। मोहल्ले के लड़के मौका मिलने पर उसे नवाब का बेटा कहकर चढ़ाते थे और गांव के लोग रायचरण के इस पागलपन भरे व्यवहार पर हैरान थे। जब फैलना की पढ़ाई की उम्र हुई, तब रायचरण ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर लड़के को कलकत्ता ले गया। वहां बड़ी मुश्किल से एक नौकरी ढूंढी और फैलना को स्कूल में दाखिल कराया। खुद जैसे तैसे रहकर लड़के को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मन ही मन कहता, बेटा, तुम प्यार के कारण मेरे घर आए हो, इसलिए तुम्हारी कोई अनदेखी नहीं होगी। इस तरह 12 साल बीत गए।
लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा था और देखने में भी सुंदर, हट्टा कट्टा, सावला, बालों और पहनावे के प्रति विशेष सजग, स्वभाव से कुछ विलासी और शौकीन। वो अपने पिता को ठीक पिता की तरह नहीं मान पाता था, क्योंकि रायचरण स्नेह में पिता था पर सेवा में नौकर। और उसका एक और दोष था, उसने यह बात सबसे छिपा रखी थी कि वो फैलना का पिता है। जिस छात्रावास में फैलना रहता था, वहां के छात्र गंवारी रायचरण का अक्सर मजाक उड़ाते थे, और पिता की अनुपस्थिति में फैलना भी उस मजाक में शामिल नहीं होता था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी सीधे और स्नेही स्वभाव के रायचरण को सभी छात्र बहुत प्यार करते थे, और फैलना भी प्यार करता था। लेकिन जैसा पहले कहा गया, ठीक पिता की तरह नहीं, उसमें थोड़ा एहसान का भाव मिला हुआ था। रायचरण अब वृद्ध हो गया था। उसका मालिक काम में अक्सर कमियां निकालने लगा था। वास्तव में उसका शरीर भी शिथिल हो गया था, काम में मन नहीं लगता था, वह अक्सर भूल जाता था। लेकिन जो व्यक्ति पूरा वेतन देता है, वह बुढ़ापे का बहाना नहीं मानना चाहता। इधर रायचरण ने संपत्ति बेचकर जो नकद पैसा जमा किया था, वह भी खत्म होने को आया। फैलना आजकल कपड़ों और गहनों की कमी को लेकर अक्सर शिकायत करने लगा था। तृतीय परिच्छेद। एक दिन रायचरण ने अचानक काम छोड़ दिया और फैलना को कुछ पैसे देकर कहा, काम आ गया है, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो बारासात पहुंचा। अनुकूल बाबू वहां अब मुंसिफ थे। अनुकूल के दूसरी कोई संतान नहीं हुई थी, मालकिन अब भी उस पुत्र शोक को अपने सीने में पाले हुए थी। एक दिन शाम के समय बाबू कचहरी से आकर विश्राम कर रहे थे और मालकिन एक सन्यासी से संतान प्राप्ति की इच्छा में एक महंगी जड़ और आशीर्वाद खरीद रही थी। तभी आंगन में आवाज गूंजी, जय हो मां। बाबू ने पूछा, कौन है रे? रायचरण ने आकर प्रणाम किया और कहा, मैं रायचरण। वृद्ध को देखकर अनुकूल का हृदय भर आया। उन्होंने उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कई प्रश्न किए और उसे फिर से काम पर रखने का प्रस्ताव दिया। रायचरण ने फीकी हंसी के साथ कहा, मालकिन को एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। अनुकूल उसे अंदर ले गए। मालकिन ने रायचरण का वैसे प्रसन्नता से स्वागत नहीं किया। रायचरण ने उस पर ध्यान न देते हुए हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मां, मैंने ही आपके लड़के को चोरी किया था। न पद्मा ने, न किसी और ने, ये कृतघ्न अधम मैं ही हूं। अनुकूल चिल्ला उठे, क्या कह रहा है तू? कहाँ है वह? आज्ञा दें, वह मेरे पास ही है, मैं परसों ले आऊंगा। उस दिन रविवार था, कचहरी नहीं थी। सुबह से ही पति पत्नी दोनों उत्सुकता से राह देख रहे थे। 10 बजे फैलना को साथ लेकर रायचरण उपस्थित हुआ। अनुकूल की पत्नी ने बिना किसी प्रश्न या विचार के उसे गोद में बिठा लिया, उसे छुआ, उसकी महक ली, अतृप्त नजरों से उसका चेहरा देखा और रोती हंसती व्याकुल हो उठी। वास्तव में लड़का देखने में सुंदर था, पहनावे और आकार प्रकार में गरीबी का कोई लक्षण नहीं था। चेहरे पर अत्यंत प्रिय, विनम्र और संकोची भाव था। देखकर अनुकूल के हृदय में भी अचानक स्नेह उमड़ पड़ा। फिर भी उन्होंने संयम बरतते हुए पूछा, क्या कोई प्रमाण, सबूत है? रायचरण ने कहा, ऐसे काम का प्रमाण क्या होगा? मैंने आपका बच्चा चोरी किया था, ये केवल भगवान जानते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानता। अनुकूल ने सोचकर तय किया कि लड़के को पाते ही उनकी पत्नी ने जिस तरह उसे पकड़ लिया है, अब प्रमाण जुटाने की कोशिश करना उचित नहीं है। जैसा भी हो, विश्वास करना ही अच्छा है। इसके अलावा रायचरण को ऐसा लड़का और कहाँ मिलेगा, और वृद्ध नौकर उसे अकारण क्यों धोखा देगा? लड़के से भी बातचीत करके पता चला कि वो बचपन से रायचरण के साथ है और रायचरण को ही पिता मानता था। लेकिन रायचरण ने कभी उसके साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि नौकर जैसा भाव अधिक था। अनुकूल ने मन से संदेह दूर करके कहा, लेकिन रायचरण, अब तो हमारी छाया भी नहीं छुएगा। रायचरण ने हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, मालिक, इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? मालकिन ने कहा, रहने दो, मेरे बच्चे का कल्याण हो, मैंने इसे माफ किया। न्यायप्रिय अनुकूल ने कहा, जिसने ऐसा काम किया है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल के पैर पकड़ लिए और कहा, मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया है। अपने पाप को ईश्वर के कंधों पर डालने की कोशिश देखकर अनुकूल और भी नाराज होकर बोले, जिसने ऐसी विश्वासघाती की है, उस पर और विश्वास करना ठीक नहीं। रायचरण ने मालिक के पैर छोड़ दिए और कहा, वह मैं नहीं हूं, मालिक, तो कौन है? मेरा भाग्य। लेकिन ऐसे स्पष्टीकरण से किसी शिक्षित व्यक्ति को संतोष नहीं हो सकता था। रायचरण ने कहा, दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। फैलना ने जब देखा कि वह मुंसिफ की संतान है और रायचरण ने उसे इतने दिनों तक चोरी करके अपना बेटा बताकर अपमानित किया है, तो उसे मन ही मन थोड़ा गुस्सा आया। फिर भी उसने उदारता दिखाते हुए पिता से कहा, पिताजी, इसे माफ कर दें, घर में न रहने दें, पर इसका कुछ मासिक भत्ता तय कर दें। इसके बाद रायचरण ने बिना कुछ कहे एक बार अपने पुत्र का चेहरा देखा, सबको प्रणाम किया। उसके बाद वह द्वार से बाहर निकलकर दुनिया के अनगिनत लोगों की भीड़ में ओझल हो गया। महीने के अंत में अनुकूल ने जब उसके गांव के पते पर कुछ पैसे भेजे तो वे वापस आ गए। वहां कोई आदमी नहीं था।